नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में केवीएस एग्जाम के लिए जो ईवीएस आपकी 20 नंबर्स को कवर करती है उसका पूरा डिटेल से अच्छे तरीके से हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास आपकी लंबी रहेगी। आप आराम से कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और पानी वानी भी रख लीजिए। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ से प्रीवियस ईयर में जैसे सीटेट में कहाँ से टफ क्वेश्चन पूछ रहे, किस तरीके का पैटर्न है, या केवीएस में 12th स्टैंडर्ड तक में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी का। अभी आप सबके पास टाइम है और मौका है, इसी मौके को यूटिलाइज करना है। 2018 के बाद 4 साल बाद ये वैकेंसी आई है। अब इस वैकेंसी को हाथ से जाने नहीं देना, हर हाल में एक सीट तो पक्की करनी है। इसलिए अब मैं आप सबकी बड़ी क्लासेस लूँगी। ये चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है और आपको ईवीएस के नोट्स ऑफलाइन क्लासेस में दिए जा चुके हैं। अच्छा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम देखते हैं आपको कितने नोट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ऑफलाइन में आपको सारे नोट्स दिए जा चुके हैं, उनको रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन द्वारा बाद में पूछ लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करें। पर्यावरणीय अध्ययन। तो पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत हमारी 6 थीम दी हुई हैं और जो आपकी पहली थीम होती है उसकी क्या है, 4 उप थीम दी हुई हैं। यही हमारा सिलेबस है। ये सिलेबस तो हमारा सीटेट में भी दिया गया था। तो क्या सिर्फ वही सीटेट के क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, इसमें हमारे केवीएस के सिलेबस में बोला गया कि जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल रहेगी 12 स्टैंडर्ड तक की। और सीबीएसई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है। तो एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण तत्वों का भी संकलन रखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो ईवीएस है, ईवीएस का अध्ययन हम कैसे करते हैं? तो ईवीएस को हम थीम के माध्यम से सिखाया जा सकता है, इसीलिए ईवीएस में क्या थीम देता है। और ईवीएस का अध्ययन कराते हम एकीकृत उपागम के माध्यम से। एकीकृत उपागम क्या होता है? एकीकृत उपागम का तात्पर्य होता है जैसे हम किसी एक सब्जेक्ट को उसको कई सारे सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ाएं। जैसे हमारे ईवीएस के अंतर्गत क्या होता है, एक तो हमारा एनवायरनमेंट पर्यावरण भी होता है, दूसरा हमारा साइंस भी होता है और एसएसटी होता है। इन तीनों सब्जेक्ट को एक साथ जोड़कर ही ईवीएस बनाया गया। अब जैसे आपके आसपास क्या है, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण का तात्पर्य होता है हमारे चारों ओर का आवरण। तो हमारे चारों ओर कौन कौन से तत्व हैं? भौतिक तत्व भी है, जैविक तत्व भी है और सांस्कृतिक तत्व भी है। अब पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? पर्यावरण के घटक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपको होता है जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत वे सारी चीज आते हैं जिसमें क्या होता है, जीवन होता है, मतलब सजीव होते हैं। अजैविक घटक क्या होता है? अजैविक घटक के अंतर्गत वो समस्त जीव आते हैं जो निर्जीव होते हैं। इसके अलावा जो हमारे आसपास का सांस्कृतिक पक्ष होते हैं वो भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। समझ में आ गया? तुम अपनी पहली थीम से स्टार्ट करते हैं, परिवार व मित्र थीम क्या होती है? ईवीएस को पाठ्यक्रम पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? वैसे आपके केवीएस एग्जाम में पेडागोजी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए। पहला, एक तो बच्चों में क्या होना चाहिए, जिज्ञासा विकसित करनी चाहिए कि बच्चों को इंटरेस्ट हो। बच्चा पेड़ देखे तो उससे पूछेगा कि भाई पेड़ क्या है, इसकी पत्ती क्या है, जड़ क्या है, ये खाना कैसे बना पा रहा है, ये पानी कैसे पी पा रहा है। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। खोज विधि के जनक कौन है? ह्यूरोस्टिक। ह्यूरोस्टिक आपके क्या, खोज विधि के जनक है। क्लियर हो क्या? ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अलावा अधिगम का जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण। बच्चे के अंदर कुछ नया करने की जो योग्यता है, मौलिकता है, सृजनात्मकता है, उसको हमें बढ़ावा देना है कि बच्चा कुछ नया कर सके, कुछ नया सीख सके। संज्ञानात्मक कौशल। संज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? जानना। संज्ञान हमारा मानसिक संप्रत्यय से जुड़ा होता है, तो बच्चे के मानसिक संप्रत्यय का विकास करना है। एक जुड़ी हुई परस्पर संबंधित समझ। जैसे आपका पाठ्यक्रम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होता है, एक सर्पिलाकार कैरिकुलम होता है, मतलब वो आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे एक लिंक होती है आपस में कनेक्ट होती है। ऐसे में अपने पाठ्यक्रम को भी बनाना है। जैसे 6 क्लास का टॉपिक आपके 7 क्लास के टॉपिक से कुछ ना कुछ तो जुड़े। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं
तो जैसे आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा भोजन टॉपिक, इसके बाद 7th क्लास में भी एनसीईआरटी में भोजन टॉपिक है। जितना डिफ़िकल्टी लेवल आप यहाँ पढ़ चुके थे इससे ज़्यादा वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो बच्चा रिलेट कर पाता है कि अरे वाह, भोजन तो हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, भोजन तो हमने 7 में भी पढ़ा था। तो बच्चा उस ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ पाए। यही आपका सर्पिलाकार पाठचर्या होती है। पाठचर्या क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, यह आपके पेडागोजी के अंतर्गत एक टॉपिक है। आप सबने वहाँ पढ़ा भी होगा। ओके। इसके अलावा बच्चे में छात्र की सामग्री को अधिक जीवंत बनाना है, मतलब जो उसे टीएलएम देने, टीएलएम ऐसे देने कि उसे एकदम महसूस कर पाए, उससे रिलेट कर पाए। टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं, तो टीएलएम आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है शिक्षण अधिगम सामग्री में जो होता है दृश्य, जिसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ दृश्य देख सकते हैं। एक होता है हमारा श्रव्य, जिसे हम सुन सकते हैं। एक होता है दृश्य प्लस श्रव्य, मतलब देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो हमें ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना है जो बच्चे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए, जैसे बच्चों को रुचि आए, उसको पढ़ने में अच्छा लगे। क्लियर। अब स्टार्ट करें हमारा परिवार और मित्र थीम को। तो सबसे पहले परिवार होता क्या है, परिवार का तात्पर्य क्या होता है। परिवार की उत्पत्ति फैमिली, परिवार का इंग्लिश रूपांतरण है। और फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमलस से हुई थी, जिसका तात्पर्य क्या होता है, समूह। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको आज पूरा एक साथ रिवाइज कराया जा रहा है ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। एग्जाम में सिलेक्ट वही बच्चे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बना के रखते हैं। नॉलेज तो हर बच्चे के पास होता है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज से इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। अगर आज आपको बहुत टेंशन हो रही क्या कर पाएंगे क्या नहीं, तो कई बार आप आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। लेकिन जब एग्जाम हॉल में आपको कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं हम कर सकते हैं, तो कई क्वेश्चन नहीं आते होंगे लेकिन फिर भी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। पॉजिटिव अप्रोच से कर पाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से कर पाएंगे। तो बस अब आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट में कमांड करनी है। और कमांड कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। अब आज जैसे आज पूरा एक साथ रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा नहीं ईवीएस की तो मेरी टेंशन खत्म, ईवीएस में तो मैं आराम से कर ही लूँगा। तो परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमलस से हुई, जिसका तात्पर्य होता है समूह। तो परिवार का कहते किसको है, अगर मैकाइवर व पेज के अनुसार समझते हैं तो मैकाइवर व पेज के अनुसार परिवार से तात्पर्य एक ऐसे समूह से होता है जिनमें एक निश्चित यौन संबंध हो और बच्चों की पालन पोषण की व्यवस्था हो। एक क्या होना चाहिए, निश्चित यौन संबंध होना चाहिए। तो निश्चित यौन संबंध कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच वैवाहिक और यौन संबंध होना चाहिए। अब जैसे जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, अभी हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता भी दे दी, लेकिन जो व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उन्हें क्या परिवार कहते हैं, नहीं। क्यों नहीं कहते, क्योंकि समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार के अंतर्गत निश्चित यौन संबंधों और इसके साथ साथ वैवाहिक संबंध होना चाहिए, और समाज क्या कर रहा हो, उनको मान्यता देता हो। इसके साथ ही क्या करते हैं, उनका कार्य क्या होता है। परिवार ने कहा कि मैकाइवर ने कहा परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री तथा पुरुष के मध्य यौन संबंध, परिवार निश्चित और बच्चा पैदा करने पालन पोषण की व्यवस्था करता हो। परिवार के कार्य क्या होते हैं, तो परिवार के कार्यों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका आवश्यक कार्य होता है, एक अनावश्यक, जिससे आपको अपने बच्चे की पोषण की व्यवस्था करनी है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी है। ये सब परिवार के अनावश्यक कार्य, आवश्यक कार्य होते हैं। परिवार के अनावश्यक कार्य क्या होते हैं, मनोरंजन की व्यवस्था, बच्चे को घुमाने ले जाना है, पिकनिक पे ले जाना है, ये सब परिवार के अनावश्यक कार्य होते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते परिवार क्या होता है। परिवार में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और हमारे जो परिवार होता है इसको सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई भी परिवार को कहा जाता है। अब जैसे परिवार में कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली व्यवस्था क्या होती है, परिवार में कम से कम क्या हो, वैवाहिक संबंध हो। 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम कैसा संबंध होना चाहिए, वैवाहिक संबंध होना चाहिए। जैसे आपके माता पिता के मध्य कैसा संबंध है, वैवाहिक संबंध है। जैसे आपकी मम्मी और उनकी आपकी दादी के बीच कैसा संबंध है, वैवाहिक संबंध है। सास बहू का संबंध वैवाहिक संबंध होता है, ननद भाभी का संबंध वैवाहिक संबंध होता है। ऐसा संबंध जो विवाह के द्वारा किसी से जुड़ा है वो संबंध कैसा होता है, वैवाहिक संबंध होता है। दूसरा क्या होना चाहिए, एक आपका वंशानुगत संबंध होना चाहिए।
वंशानुगत संबंध कैसे, जैसे आपका अपने दादा दादी से कैसा संबंध है, वंशानुगत संबंध है। नाना नानी से कैसा संबंध है, वंशानुगत संबंध है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, परिवार में समरक्त संबंध होना चाहिए। संबंध आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला संबंध कौन सा होता है, वैवाहिक संबंध होता है। वैवाहिक संबंध किस संबंध को कहते हैं, जो विवाह के द्वारा किसी व्यक्ति से जुड़ता है। दूसरा आपका होता है वंशानुगत संबंध। वंशानुगत संबंध एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य जो संबंध जाते हैं वो आपके वंशानुगत संबंध होते हैं। तीसरा क्या होता है, समरक्त संबंध होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा संबंध का प्रकार नहीं है। समरक्त संबंध क्या होता है, जिससे आपका ब्लड का रिलेशन हो। जैसे आपका आपके भाई बहन से कैसा रिलेशन होगा, ब्लड रिलेशन होगा, तो कैसा संबंध है, समरक्त संबंध। मित्रता भी एक प्रकार का संबंध होता है। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण किया था, कौन सी सर्वोत्तम मित्रता होती है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और परिवार में क्या होता है, परिवार में पहला क्या हुआ, दाम्पत्य जीवन मतलब वैवाहिक संबंध होता है। सामाजिक उनको वैवाहिक संबंध होना चाहिए और यौवन संबंध होना चाहिए। वंश वृद्धि मतलब वंशानुगत संबंध होना चाहिए। पुत्र पुत्री के साथ आपका कैसा संबंध होता है, समरक्त संबंध होता है। इसके साथ साथ परिवार में प्रेम और सहयोग की भावना होनी चाहिए। और परिवार हमारे शिक्षा का कैसा साधन है, अनौपचारिक साधन है। बच्चे की पहली पाठशाला क्या है, परिवार है। सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई क्या है, परिवार है। बच्चे की पहली गुरु कौन होती है, उसकी माँ होती है। परिवार में बच्चे क्या सीखते हैं, रहन सहन व्यवहार करना सीखता है, हमारे संस्कार सीखता है, गुण सीखता है। परिवार जैसे संस्कार देता है ना, बच्चा पहले तो वही सीखता है, क्योंकि परिवार में ही बच्चा क्या कर देता है, अर्जन करता है। जैसे भाषा का अर्जन बच्चा कहाँ पे करता है, परिवार में। अधिगम करने के लिए स्कूल जाता है, लेकिन अर्जन तो स्टार्ट कर देता है परिवार से। क्लियर हो गया। परिवार को क्या बोलते हैं, अनौपचारिक अभिकरण या फिर इनफॉर्मल एजेंसी। क्योंकि परिवार में हम क्या करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, संस्कार सीखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, शिक्षा आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी औपचारिक शिक्षा, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरी होती है निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, वह शिक्षा जिसमें निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है। जैसे आप स्कूल में एक निश्चित समय तो जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि रात के 8 बजे बोल रहे चलिए चलिए स्कूल चलते हैं, नहीं जाएंगे ना। आपको पता है कि आपके स्कूल का टाइम 9 से 3 है, या जो भी टाइम है। निश्चित समय, निश्चित व्यक्ति, आपको पता है कि यही व्यक्ति जो आपका हिंदी का टीचर वो आपको हिंदी पढ़ाएगा आगे। आपको जो मैथ का टीचर आ गया, आप उससे ये तो नहीं बोलेंगे सर चलिए हिंदी पढ़ा देते हैं, ऐसा तो नहीं। आपको पता है कि ये सर हमें हिंदी पढ़ाएंगे, तो ये मैम हमें आके मैथ पढ़ाएंगे, तो ये मैम हमें साइंस पढ़ाएंगे। तो निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित समय हो गया, निश्चित व्यक्ति हो गया और निश्चित स्थान। ऐसा तो नहीं आपने कहा कि चलो ऐसा है आज आप करते हैं मैडम, ट्रेन के पीछे जो रेलवे स्टेशन बना है ना वहाँ पे पढ़ते हैं, ऐसा बोले। आज ऐसा करते हैं मार्केट में बैठ के पढ़ते हैं चल के, ऐसा नहीं। आपका स्कूल का एक निश्चित स्थान होता है। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जो निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे आपकी स्कूल की शिक्षा हो गई, आपकी कॉलेज की शिक्षा होगी, जो आपके वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही, जैसे ITI हो गया, IIT हो गया, BTech कॉलेज हो गए, ये सारे के औपचारिक शिक्षा के साधन है। इसमें आपको क्या मिलता है, डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है, ये सारी चीज़ें औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें पेडागोजी क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए अब एग्जाम टाइम में आपको सारी चीज़ें मैं एकीकृत माध्यम से पढ़ा रही हूँ। बस एग्जाम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। और इस क्लास ने आपकी कितनी हेल्प की थी, एग्जाम के बाद आके इसमें कमेंट जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आपको ये प्रयास कैसा लगा, इसका फीडबैक एक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है PDF बनाने में, और भी जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन सबको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। इससे पहले मैंने आपको खुद से हैंड रिटन नोट्स बना के भी दिए थे, वो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। तो अनौपचारिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जो अनिश्चित समय, अनिश्चित स्थान और अनिश्चित व्यक्ति द्वारा दी जाती है। अब जैसे आज आप समझिए रात के 8 बजे, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कोई बता दिया गुड कि नहीं हमारे संस्कार ऐसे नहीं, हमें ऐसे ऐसा करना चाहिए। अनिश्चित समय, किसी भी समय हमारे पेरेंट्स हमें कोई बात सुझा सकते हैं,
हमारे दादा दादी हमें कोई सलाह दे सकते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल में कोई सलाह दे सकता है, राह चलते भी कोई व्यक्ति में सलाह दे सकते हैं, तो अनिश्चित समय में भी दे सकते हैं और अनिश्चित व्यक्ति दे सकते हैं। और अनिश्चित स्थान पर हमें कहीं घर में सलाह मिल रही, कहीं हम पार्क में गए वहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमें सलाह दे रहे हैं कि नहीं इस तरीके से करना चाहिए। पता चला हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई हम गलती कर रहे हैं, वहाँ पे कोई हमें सलाह दे रहा है, तो ये क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसमें आपको कोई डिग्री नहीं मिलती, डिप्लोमा नहीं मिलता, लेकिन आपको इसमें क्या होते हैं? व्यवहार कौशल सीखते हैं। आपके अंदर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के गुण आते हैं, आपके अंदर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? कौशल का विकास होता है, विभिन्न प्रकार के संस्कार डाले जाते हैं अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा। अब निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? निरौपचारिक शिक्षा होती अनौपचारिक औपचारिक शिक्षा के तरीके ही है। निरौपचारिक शिक्षा में भी आपको डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है? निश्चित समय नहीं होता। इसमें क्या होता है? आप चाहे जब पढ़ लें, लेकिन पाठ्यक्रम आपका निश्चित होगा। जैसे क्या करते हैं? जैसे आपने मान लीजिए मास्टर्स किया प्राइवेट मोड से करते हैं, या आप जैसे इग्नू वगैरह कॉलेज से पढ़ते हैं, या जैसे आप इस टाइम पे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। अब मैं यूट्यूब पे इस टाइम पे क्लास ले रही हूँ रात के 9 बजे। अब हो सकता है आप इस क्लास को कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, एग्जाम के टाइम पे देख रहे हो, एग्जाम के बाद देख रहे हो, तो अनिश्चित समय पे आप देख सकते हैं। मैंने क्लास लिया इतने टाइम पे, लेकिन आप पता नहीं कब देख रहे हैं, तो टाइम नहीं निश्चित है। लेकिन इससे भी तो आपका ज्ञान हो रहा है, आप केवीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हेल्प तो हो रही है। जैसे आपने मास्टर प्राइवेट मोड से किया, आपको डिप्लोमा डिग्री तो मिल रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? आपका निश्चित समय नहीं है कि आपको इसी टाइम पे स्कूल जाना है या इसी व्यक्ति से जाके पढ़ना है। आपको एक सिलेबस मिल गया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्लियर हो क्या? तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा क्या होगी, समझ चुके? पेडागोजी वाले टॉपिक पे हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब जैसे आपने परिभाषाएं पढ़ ली थी मैकाइवर की क्या होती है। जैसे क्लेयर ने क्या बोला था? क्लेयर ने कहा था कि परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंध से होता है। वैसे परिभाषा केवीएस एग्जाम नहीं पूछते कि किसने कही थी, लेकिन एक बार आप माइंड में रखिएगा। आर्गन व निफकॉफ ने क्या था कहा था? परिवार बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित पति और पत्नी या अकेले पुरुष अथवा स्त्री के बच्चों को लगभग एक स्थायी संघ है। इन्होंने क्या बोला कि परिवार अगर सिर्फ पति पत्नी है तो भी परिवार, सिर्फ ऑर्गन ये मानते हैं कि सिर्फ पति पत्नी होने पर भी परिवार है, जबकि बहुत सारे समाजशास्त्री कहते हैं जब तक पति पत्नी और उनका एक संतान नहीं होगी तब तक हम उसे परिवार की श्रेणी में नहीं रखते। लेकिन ऑकवर्ड एक ऐसे समाजशास्त्री है जो कहते हैं सिर्फ पति पत्नी है तो भी, या फिर क्या हो सकता है? बच्चों सहित हो या बच्चों रहित हो, या फिर पति अकेला है और उनके बच्चे हैं तो भी वो परिवार है, या जैसे पत्नी अकेले है और सिर्फ उसके बच्चे हैं तो भी वो परिवार है। एक स्थायी संघ हो तो उसे क्या बोलेंगे? परिवार। जैसे इस टाइप पर सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट आया है, सिंगल फादर का कॉन्सेप्ट आया, तो उसे भी हम परिवार मानेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉरडॉक के आंसर। मॉरडॉक ने कहा कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन विशेषताओं के रूप में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा परिवार एक सामाजिक समूह के साथ साथ उसमें निवास एक मतलब एक घर होता है जहाँ पे सब निवास करते हैं, आर्थिक सहयोग सब एक दूसरे का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे जो संपत्ति होती है सबकी एक साथ होती है, ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति की अलग है, सब एक दूसरे से मिल बांट के खर्च चलाते हैं, एक दूसरे से आय सबकी मिक्स होती है। इसके अलावा प्रजनन विशेषता यहाँ पे क्या होता है? बच्चों के जनन की भी व्यवस्था होती है, उसे क्या बोलेंगे? परिवार। क्लियर हो गया? जुकरमैन ने क्या बोला था? जुकरमैन ने कहा था कि परिवार एक समूह पुरुष स्वामी उसकी पत्नी और बच्चों से मिलकर बनता है। इन्होंने कहा कि देखिए पुरुष समूह, इन्होंने पितृसत्तात्मक परिवार की सत्ता को स्वीकार किया था। मोस्टली हमारे इंडिया में कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज ही है, लेकिन इन्होंने परिभाषा में भी कहा था कि एक मुखिया पुरुष होना चाहिए और उसकी पत्नी हो और बच्चे हो, तब मिलकर वो क्या बनता है? परिवार बनता है। क्लियर? आपको सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए। मैं सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से समझा रही हूँ। वैसे आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, ऑफलाइन में भी पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हर एक चीज़ को फिर से क्लियर कर रहे हो ताकि एग्जाम टाइम में अगर क्वेश्चन के लेवल को चेंज करता है, पेपर का लेवल थोड़ा टफ भी करता है, तो भी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ।
अब परिवार के कार्य क्या होते हैं और महत्व क्या होते हैं। परिवार क्या होता है, पहली पाठशाला होती है, और माँ हमारी क्या होती है, पहली गुरु होती है। ध्यान रखिएगा। सब प्रथम सामाजिकरण कहाँ पे होता है, प्राथमिक सामाजिकरण हमारा फैमिली में होता है। द्वितीयक सामाजिकरण क्या होता है, द्वितीयक सामाजिकरण हमारा स्कूल में होता है। अच्छा, सामाजिकरण की सोशलाइजेशन की एजेंसी कौन कौन से होती है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और सामाजिकरण कितने प्रकार का होता है, और पुनः सामाजिकरण क्या होता है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और परिवार में बच्चों का कैसा विकास होता है, तो परिवार में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास होता है। जैसे बच्चा होता है उसका शारीरिक विकास परिवार उसकी केयर करते हैं। जिस छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो बिल्कुल क्या होते हैं, परनिर्भर होते हैं, हर चीज़ के दूसरे पे, अपनी माँ पे, अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे डिपेंड होते हैं। तो परिवार उनके स्वास्थ्य की देखभाल करता है, जैसे उन्हें कब टीका लगना है, कौन सा टीका लगना है, कब कौन सा वैक्सीनेशन होना है, ये सारी चीज़ों की देखभाल कौन करता है, परिवार करता है। मानसिक, उनका आईक्यू का विकास कैसे होगा, उन्हें कोई स्ट्रेस ना हो, कोई तनाव ना हो, उनका ध्यान कैसे रखना है, इसकी व्यवस्था भी परिवार करता है। सांस्कृतिक, उसका कल्चर कैसा होगा। हम कहते हैं ना बच्चों से, हमेशा अच्छी संगत में रहो, क्योंकि कल्चर का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ों का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, परिवार से। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए। जैसे किस बालक के प्रेम और स्नेह का केंद्र कहते हैं, प्रेम और स्नेह का केंद्र किसको बोलते हैं, हम घर को बोलते हैं। घर को, या कई बार परिवार पूछ सकते हो तो परिवार को कहते हैं। बालक क्या करता है, पहले रहन सहन के तरीके, संस्कार के कोर्स कहाँ पे सीखता है, परिवार में। परिवार में ही बालक का प्राथमिक सामाजिकरण होता है। माँ पहली गुरु होती है। परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई कहते हैं, और परिवार को क्या होता है, हमारा पहला विद्यालय भी कहते हैं। क्लियर। भारत में समाज की बुनियादी इकाई क्या है, परिवार है। किसके अभाव में परिवार टूट या बिखर जाते हैं, प्रेम और सहयोग के अभाव में परिवार टूटकर बिखर जाते हैं। प्रेम और सहयोग परिवार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसी कारण प्रेम और विश्वास की कमी कर धीरे धीरे हमारे संयुक्त परिवारों को टूटकर क्या हो गए, एकल परिवार में डिवाइड हो गए। परिवार में क्या होता है, विश्व में सर्वाधिक परिवारों का स्वरूप कैसा है, वर्तमान में सर्वाधिक एकल परिवार बन गए हैं। किस प्रकार के परिवार में 3 से अधिक पीढ़ियों को शामिल किया जाता है, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार से तात्पर्य उस परिवार से होता है जिसमें माता पिता और उनकी विवाहित संतान रहती है। अच्छा, अगर विवाहित संतान रहे तो क्या होता है, संयुक्त परिवार। अगर अविवाहित संतान रहती तो कैसा हो जाता है, एकल परिवार। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में इस तरीके का पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकता है। ओके, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रही हूँ, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। परिवार में बच्चों के विकास की नींव रखी जाती है, और परिवार में ही बच्चों को विद्यालय शिक्षा की प्रारंभ में व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार परिवार क्या करता है, परिवार के अंदर बच्चों के अंदर रहन सहन के तरीके, व्यवहार, प्रतिमान, बहुत सारे गुणों का विकास होता है। पेस्टोलॉजी ने क्या परिभाषा दी थी, पेस्टोलॉजी ने कहा था कि गृह प्रेम स्नेह का केंद्र होता है। जो हमारा घर होता है ना, प्रेम और स्नेह का केंद्र होता है, शिक्षा का सर्वोत्तम साधन होता है, और बच्चे का सर्वप्रथम विद्यालय भी होता है परिवार। और पेस्टोलॉजी ने आपको क्या दिया था, 3H की संकल्पना का विकास किया था। 3H की संकल्पना क्या होती है, इन्होंने कहा था कि जो बच्चे का विकास होना चाहिए 3H से होना चाहिए। पहला H इन्होंने कहा था कि सबसे पहला हार्ट क्या हो, उसका हार्ट मतलब उसका क्या होगा, दिल का विकास, मतलब दिल से विकास मतलब उसका भावनात्मक विकास हो। इसके अलावा हेड मतलब उसके सर का मतलब क्या हो, उसका मानसिक विकास हो। तीसरा हेड का होता है हैंड मतलब क्रियात्मक। बच्चे को विकास इन 3 माध्यम से करना है। पहला उसको करके सीखने देना है, दूसरा उसको जब करके सीखेगा कोई ना कोई संप्रत्यय बनाएगा जिससे उसका मानसिक विकास होगा। इसके साथ साथ उसका में संवेगात्मक विकास भी करना है। तो विकास के मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं। पहला कौन सा होता है, शारीरिक विकास। दूसरा क्या होता है, मानसिक विकास, या इसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको होता है भावात्मक या फिर आपका संवेगात्मक विकास। ये परिवार के जो विकास के होते हैं 3 मुख्य पक्ष होते हैं। 3H का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, 3H का कॉन्सेप्ट दिया था आपके पेस्टोलॉजी ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रोबल ने क्या कहा था। फ्रोबल ने क्या किया था, किंडरगार्टन पद्धति का जन्म दिया था, और फ्रोबल ने कहा था कि बच्चों को करके सीखने पर बल देना चाहिए। खेल विधि थी किसने थी, खेल विधि दी थी आपकी कोल्डवेल कुक ने। लेकिन खेल विधि का शिक्षण में प्रयोग किसने किया था, खेल विधि का शिक्षण में प्रयोग किया था फ्रोबल ने।
फ्रोबल ने कहा था कि बच्चे क्या है, फूल जैसे हैं और शिक्षक क्या है, माली है, जिससे बच्चों की देखभाल करनी है ताकि उनको विकसित होने का अवसर मिल पाए। फ्रोबल के अनुसार आदर्श माताएं आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं और परिवार में दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा बहुत प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है। महात्मा गांधी ने परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला और माँ को पहली शिक्षिका माना। एक अन्य, परिवार एक झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है, एक मत है। तो मैं सारे पॉइंट आपको क्लियर कर रही हूँ। ओके, अब परिवार के प्रकार कितने होते हैं? मुख्य रूप से आपके परिवार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनकी क्या होती है, अविवाहित संतान रहती है। संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता, उनकी विवाहित संतान रहती है या फिर 3 पीढ़ियां रहती हैं, जैसे दादा दादी रह रहे, मम्मी पापा रह रहे, बच्चे रह रहे, चाचा चाची रह रहे, उनके कजिन्स रह रहे, तो कैसा परिवार हो जाएगा? संयुक्त परिवार। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। इसके अलावा क्या होते हैं, जैसे आपके कुछ होते हैं मातृसत्तात्मक परिवार और पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक में क्या होता है, जब स्त्री क्या करे, विवाह के पश्चात अगर पुरुष के घर में जाके निवास करती है तो कैसा होता है, पितृसत्तात्मक समाज होता है। और हमारे इंडियन कल्चर में मुख्य रूप से यही देखा जाता है कि लड़की शादी के बाद अपने पति के घर जाके रहती है। मातृसत्तात्मक समाज में क्या होता है, पुरुष शादी के पश्चात पत्नी के घर जाकर निवास करता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जनजातियों में इस तरह की प्रथा प्रचलित है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन से जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि संयुक्त परिवार के लाभ और दोष क्या होते हैं। देखिए, संयुक्त परिवार में लाभ क्या होता है, एक तो सहभोज होता है, संयोग और प्रेम की भावना का विकास होता है, सब मिल जाट के काम कर लेते हैं, उत्तरदायित्व का विभाजन होते हैं, हर व्यक्ति का अपना उत्तरदायित्व होता है, सामाजिक सुरक्षा रहती, सब साथ में रहते तो एक सेफ्टी फील होती है, संपत्ति का संरक्षण और संयुक्त स्वामित्व, संपत्ति किसी एक की नहीं होती, संयुक्त स्वामित्व रहता है। इसके अलावा श्रम विभाजन आसानी से हो जाता है। अब इसमें दोष क्या होते हैं, संयुक्त परिवार में अशांति हो जाती है, लोगों के बीच क्या होता है, मतभेद होने लगता है, जिससे कई बार गृह कलह हो जाती है। अकर्मण्यता, कई बार क्या होता है, घर के जो बड़े कमा के ला रहे हैं तो छोटे अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, वो काम नहीं करना चाहते। इसके अलावा आर्थिक कठिनाई, कई बार क्या होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं वो तो ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी आय इतनी ज़्यादा होती नहीं है। जब इतनी ज़्यादा आय नहीं होती तो कई बार क्या होते हैं, आर्थिक कठिनाइयाँ भी हो जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लीजिए। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है उसका परिवार। बालक का प्रथम शिक्षक माँ होती है। परिवार किस प्रकार का समूह होता है, सामाजिक समूह। संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है, जो परिवार का वरिष्ठतम सदस्य होता है। संयुक्त परिवार की आदिम परंपरा को किसने कहा था, संयुक्त परिवार को भारत की आदिम परंपरा कहा था मैक्स मुलर ने। पॉइंट याद कर लीजिएगा। बच्चे के प्रथम पाठशाला और माँ को प्रथम शिक्षिका महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के बारे में आपको सारे पॉइंट पता होना चाहिए क्योंकि उसका उल्लेख आपकी एनसीईआरटी बुक में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का किया गया है। तो महात्मा गांधी से जुड़े सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। हो सकते हैं क्वेश्चन आपसे जीएस में भी पूछ सकते हैं। परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों से, किसने कहा था, क्लियर ने। परिवार में शिक्षा का कैसा साधन है, अनौपचारिक अभिकरण है। क्लियर हो गया। आपको लग रहा हो कि यही टॉपिक इतना लंबा क्यों चल रहा है, देखिए मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहती ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं कर पाएँ। देखिए, आप बहुत सारे सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे लेकिन उन सब्जेक्ट में कमांड जब तक ना हो, अब मैं जितने टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसकी प्रैक्टिस भी उसी टाइम पे उतने सारे क्वेश्चन कि आप इस टॉपिक से आप भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब निवास के आधार पे परिवार कैसे होते हैं, निवास के आधार पे जिससे मुख्य रूप से परिवार पितृस्थान है, जहाँ पे क्या करती है, पत्नी अपने पति के घर जाकर निवास करती है। मातृस्थानीय क्या होता है, पत्नी के घर में जाके पति निवास करता है। नौ स्थानीय परिवार, मातृ पितृस्थानीय परिवार, मातुल स्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देख लीजिएगा कि निवास के आधार पर इस प्रकार का परिवार का वर्गीकरण कर देते हैं। इसके अलावा विवाह के आधार पर भी परिवार का वर्गीकरण कर देते हैं लेकिन अब ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में नहीं है तो क्वेश्चन नहीं पूछता। जैसे एक विवाह, अगर जहाँ पे सिर्फ एक विवाह किया गया तो कैसा होता है, एक विवाही परिवार। बहुविवाह, कई विवाह कर रहे हैं, बहुविवाह। बहुपति मतलब एक स्त्री कई सारे पुरुष से विवाह कर रही, बहुपति परिवार होता है। बहुपत्नी, एक पुरुष कई सारी पत्नी से विवाह कर रहा है, उसकी कई पत्नियां, बहुपत्नी परिवार। भातृक बहुपति, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कई भाइयों तो कई भाइयों के बीच में एक ही पत्नी होती है।
अभी भी हमारे यहाँ पे कुछ जनजातियों में इस तरह की रहता है। वो क्या मानते हैं अपने आप को, जैसे पांडवों के पांचों भाई के मध्य एक ही पत्नी थी, तो अपने आप को कहते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं। वैसे बहुत कम हो चुका है कुछ जनजातियों में, लेकिन अभी भी प्रचलित है। आप चाहो तो नेट पे सर्च भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़्यादा आएगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि निवास के आधार पर कैसे डिवाइड करते हैं, तो विवाह के आधार पर हमने परिवार को किस प्रकार डिवाइड किया। क्लियर हो क्या? अब हमारा परिवार टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, मित्रता फ्रेंडशिप टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मित्र क्या होते हैं? मित्र का एक ऐसा संबंध होता है जिसको हम अपने अकॉर्डिंग सोच समझ कर चुनते हैं। हम किसको, सिर्फ हम दो व्यक्ति को चुनते हैं। एक तो अपने फ्रेंड को चुनते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को। इन दो के अलावा सारे संबंध हमें स्वतः मिलते हैं। एक हमारा लाइफ पार्टनर को चुनते हैं, दूसरा अपने फ्रेंड, इन्हीं दो को चुनते हैं। और यही दो में चूना लगा रहे होते हैं, सिर्फ दो को चुनते हैं और वही दो में चूना लगा रहे होते हैं। बाकी हमारे माता पिता कौन होंगे हम नहीं डिसाइड करते, हमारा भाई बहन कौन होगा हम नहीं डिसाइड करते, हमारे दादा दादी नाना नानी बाकी संबंधों को हम डिसाइड नहीं करते, हम सिर्फ दो को चुनते हैं। तो मित्रता कैसा संबंध है? मित्रता एक ऐसा बंधन होता है जो लोगों के मन को जोड़ता है। जिस व्यक्ति के साथ हमें अच्छा लगता है, जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं, वही तो हमारा फ्रेंड्स होता है। आज तो मित्रता का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया था। पहला क्या होता है, उपयोगिता की मित्रता, दूसरी होती है आनंद की मित्रता, तीसरी होती है अच्छी मित्रता। उपयोगिता की मित्रता का तात्पर्य क्या होता है? उपयोगिता की मित्रता का तात्पर्य होता है ऐसी मित्रता से जिसमें आपको लगे इस बच्चे के नोट्स बहुत अच्छे हैं। बचपन में हम लोग करते थे ना, इस बच्चे की फेयर कॉपी बहुत अच्छी है और इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा करते हैं इसको अपना फ्रेंड बना लेते हैं। ये जो क्लास में मॉनिटर होता था ना, कई बार करते थे ना, इसको तो अपना फ्रेंड बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी हेल्प आ जाएगा। अच्छा बताइए, आप में से ऐसा कौन कौन करता था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जिस बच्चे को टीचर बहुत प्राइज करते हैं कि अरे वाह आप तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो हम उसको अपना फ्रेंड बना लेते हैं। तो कैसी मित्रता होगी? उपयोगिता की मित्रता। हमें लगता था कि ये व्यक्ति शायद हमारे किसी काम आ जाए। अगली क्या होती है? आनंद की मित्रता। कुछ ऐसे होते हैं जो ना बहुत खुश रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे क्लब्स वगैरह में कुछ ज्वाइन कर लेते हैं या कुछ और, जो बहुत मस्त मौला टाइप के रहते हैं। आपको लगता है इनके साथ तो स्ट्रेस दूर हो जाएगा, तो कुछ टाइम के लिए आप उन्हें फ्रेंड बना लेते हो कि भाई इनके साथ थोड़ा सा फन कर लेंगे, मौज मस्ती कर लेंगे। थर्ड होता है अच्छी मित्रता। अच्छी मित्रता को ही अरस्तु ने कहा था सर्वोत्तम मित्रता। जैसे जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, तो उसके साथ सिर्फ हमारा ये नहीं होता कि हमारे काम आ जाएगा या इसके साथ मस्ती कर लेंगे, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। हर सुख में हर दुख में हम उसके साथ होते हैं, वो हमारा साथ देता है। वो हमारा कैसा होता है? अच्छी मित्रता। इसमें हितों की पूर्ति आनंद के लिए नहीं होती, बल्कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे के में सम्मान का भाव होता है। तो अच्छी मित्रता कैसी होती है? सर्वोत्तम मित्रता होती है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ओके, तो आप हमने फैमिली और फ्रेंड टू टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। मित्रता के महत्व को एक बार और देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, मित्रता के कुछ महत्व होते हैं। जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ खेल कूद करते हैं, तो इससे एक तो हमारा शारीरिक विकास होता है। इसके साथ साथ अच्छा मित्र में बालक को कुसंगत से, जो हमारा अच्छा मित्र होता है तो हमें गलत संगत में जाने से रोकता है। कई बार हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमारा फ्रेंड रोकता है, नहीं ये गलत है। इसके अलावा ना सामाजिक आदर्शों मूल्यों को सिखाता है। बहुत सारे नॉर्म्स वैल्यूज अपने फ्रेंड्स के द्वारा भी सीखते हैं। इसके साथ मित्रता हमारे मानसिक विकास में भी सहायक होती है। तो हमने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक परिवार क्या होता है और मित्र क्या होते हैं, और संबंध कितने प्रकार के होते हैं इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारी सेकंड थीम क्या है? पेड़ पौधे और जंतु के बारे में डिस्कस करते हैं। अब परिवार थीम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आप चाहे जितने प्रैक्टिस सेट लगा के देख लीजिएगा, आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ये हमारा क्या है? एक प्रकार की सब थीम है, पादप और जंतु। तो पादप और जंतु क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पेड़ पौधों को प्रश्न होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पादप जगत के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे, जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जंतु जगत का वर्गीकरण किसने किया था? आर्यभट्ट ने। इन्हीं का विभाजन माना जाता है। आर्यभट्ट ने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो हमें मुख्य रूप से किसके बारे में डिस्कस करना है? प्लांटी के बारे में और एनिमेलिया के बारे में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से पेड़ पौधे और जंतु ये हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करें।
तो हम डिस्कस करते हैं कि पेड़ों को पौधों को प्रश्न है। तो हमने पादप जगत को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और इसके साथ आपका पुष्पोद्भिद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। क्या होता है, ब्रायोफाइटा जो स्थलीय पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या होता है जाइलम, फ्लोएम, इसमें क्या होता है कोई भी वो नहीं पाया जाता, जाइलम नहीं पाया जाता और फ्लोएम नहीं पाया जाता। जाइलम क्या करते हैं, जल के संवहन में मदद करता है और फ्लोएम क्या करते थे, भोजन के संवहन में मदद करता है। ये जाइलम और फ्लोएम ये क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जा से शुरू हो रहा है मतलब जल का संवहन करेगा, फ्लोएम मतलब फूड का संवहन करेगा, ध्यान रखिएगा। और इस जगत को हम क्या बोलते हैं, इम्फीबिया वर्ग भी बोलते हैं। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ये पादप है इसके अंतर्गत जाइलम नहीं पाया जाता, बताइए किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, तो इम्फीबिया ग्रुप के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट होता है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, जो आपके पहाड़, नमी, छायादार स्थानों पे अधिकतर पाए जाते हैं। इस वर्ग में जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, किसके माध्यम से होती है, बीजाणु के द्वारा। और इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जैसे पिछली बार में क्या हुआ था, आपने देखा संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जा रहे थे। लेकिन आपके टेरिडोफाइटा में क्या होता है, 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक तो इनमें क्या होता है, संवहन ऊतक आपके विकसित होते हैं। संवहन ऊतक क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। इसके साथ साथ इसमें जो जनन की क्रिया होती है, विचाणुओं के द्वारा जनन की क्रिया होती है। जो इसमें रिप्रोडक्शन होगा कैसे होगा, विचाणु के माध्यम से। तो किस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे, आपके टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका पुष्पोद्भिद। इस प्रकार के वर्ग में जो पादप पाएंगे उसमें क्या होता है, फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं और बीज भी लगते हैं। और फिर हमने पुष्पोद्भिद जो होता है इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है नग्नबीजी जिम्नोस्पर्म, एक होता है आपका एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजी। इन दोनों के इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, कई बार सिर्फ जिम्नोस्पर्म ही लिख देता है, कई बार एंजियोस्पर्म। तो हम जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीरोफाइट के बारे में, मरुद्भुद्धि। तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं जीरोफाइट किसके अंतर्गत आते हैं, तो जीरोफाइट के अंतर्गत वो सारे पादप आते हैं जो मरुस्थलीय स्थानों पर उगते हैं। जीरोफाइट क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। इनमें जो परागण की क्रिया होती है किसके माध्यम से होती है, वायु के माध्यम से। परागण 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका पर परागण। पर परागण में जैसे कीट के माध्यम से, वायु के माध्यम, किसी अन्य वाहक के द्वारा होता है। एक होता है स्वपरागण, उस पुष्प में क्या हो जाता है, परागण हो जाए। इसमें क्या होता है, पौधे, झाड़ी, वृक्ष आरोही रूप से विकसित होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में जो मूसला जड़ होती है पूर्ण रूप से विकसित होती है। जड़ आपकी 2 पार्ट में होती है, मूसला जड़ क्या होती है, झकड़ा जड़ क्या होती है, इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सिकोया, सिकोया वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा होता है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिकोया वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पादप होता है और किस वर्ग के, जिम्नोस्पर्म में आता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया भी बोलते हैं। ये पॉइंट आपसे पूछा गया, कॉस्ट ऑफ रेड ऑफ कैलिफोर्निया किसको बोलते हैं, सिकोया को। सिकोया किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो सिकोया आपको आता है जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो साइंस वर्ग से नहीं होंगे, हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आए, लेकिन जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तो उसको लर्न कर लीजिए। वैसे तो रोट लर्निंग बना है, लेकिन इस टाइम पे आप बढ़िया से रट लीजिए, क्योंकि आपको हर हाल में क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। 2 बार 3 बार जितनी बार में तब तक याद ना हो जाए इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन हर हार में रट कर जाइएगा। क्लियर। जैमिया जो होता है, जैमिया सबसे छोटा अनावृति बीजी पादप होता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। सिकोया वाले को और जैमिया वाले पॉइंट कई बार एसएससी तक के एग्जाम में पूछे गए, इसलिए इन्हें ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो हमारे जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं। ये क्या कर देते हैं, जैसे कुछ जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, अपमार्जक के रूप में जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको क्या कर देते हैं, नष्ट डिकम्पोज कर देते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी भी बोलते हैं, किनको, अपमार्जक को बोलते हैं। 2 जीव जब एक साथ रहते हैं तो वो क्या होता है, सहजीवता। अब यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट समझ लीजिए। पहला आपका क्या होता है, एक स्वपोषी होता है। स्वपोषी कौन होते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर ले। भोजन को कुक नहीं करना है, निर्माण करना है। तो
पाचक अपने भोजन को स्वयं निर्माण कर लेते हैं। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो हमारे पादप कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, लेकिन कुछ ऐसे पादप हैं, समुद्री पादप हैं, जहाँ पे रात में भी होती है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन दिन या रात आए तो हमेशा दिन में ही टिक करना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो पादप ऑक्सीजन क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं। तो पादप क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। पादप भी हमारी तरह ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन जब ये छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया तब ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये दोनों पॉइंट को गलत नहीं करना। पादप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं। पादप कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। और हमारी तरह पादप भी ऑक्सीजन को ही श्वसन में लेते हैं। क्लियर हो क्या? इसके अलावा हमारे पादप में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण ही हमारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने में सहायक होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जो पादप का क्लोरोफिल है और हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, दोनों की संरचना समान होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर मैग्नीशियम को हटाकर आयरन रखते हैं, आयरन को हटाकर मैग्नीशियम रखते हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, हीमोग्लोबिन से कुछ पॉइंट जल्दी से नोट कर लीजिए। हीमोग्लोबिन में हीम क्या होता है? एक प्रकार का वर्णक होता है। ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। और कई बार व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। क्यों? हीमोग्लोबिन की कमी होके जाने से व्यक्ति के ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता। जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता, व्यक्ति के शरीर में कैसा? अनॉक्सी शोषण होने लगता है। अब जब अनॉक्सी शोषण होता है तो अनॉक्सी शोषण में क्या होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। हो सकता है ये टॉपिक आपको थोड़ा टफ लग रहा हो। जब अनॉक्सी शोषण होगा, शोषण कितने प्रकार का होता है? मानव में 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऑक्सी शोषण, एक होता है अनॉक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं। अनॉक्सी शोषण में ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं या बहुत कम मात्रा में होता है। जब अनॉक्सी शोषण होता है तो अनॉक्सिक शोषण में क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनने लगता है। और जब लैक्टिक एसिड बनने लगता है तो क्या होता है? मांसपेशियों में दर्द होता है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसके मांसपेशियों में अक्सर सुनते हैं ना कि हाथ पैर में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में क्या हो रहा है? अनॉक्सी शोषण हो रहा है। अब अनॉक्सी शोषण से क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड के जमाव से क्या होता है? हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट समझिए। लैक्टिक एसिड से जमाव से क्या होता है? लैक्टिक एसिड के जमाव से मांसपेशियों में दर्द होता है। और ऑक्सीजन की कमी में कौन सा शोषण होता है? अनॉक्सिक शोषण होता है। और अनॉक्सिक शोषण में किसका निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड का। समझ में आ गया? इसके अलावा हम डिस्कस क्या कर रहे थे? स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, जैसे पादप। परपोषी क्या होते हैं? परपोषी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, किसी और जीव पर डिपेंडेंट है, जैसे मानव, जैसे आपके जानवर, ये भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। अपने भोजन के लिए क्या होते हैं? पादप पर डिपेंड होते हैं। तो कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। क्लियर हो क्या? फिर आपका परजीवी क्या होता है? परजीवी का तात्पर्य होता है एक जीव जो दूसरे जीव पर डिपेंड है। इसमें एक जीव को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को हानि हो रही, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? परजीविता का। जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के, जैसे भैंस के शरीर में क्या होता है? चूहे वगैरह या जो कोई भी कीट है, तो कीट को तो भोजन मिल रहा है लेकिन इसमें उस पशु को क्या हो रहा है? हानि हो रही। तो कैसा एग्जाम्पल है? परजीवी का। अब जैसे पादप पे देखते हैं, किसी पेड़ में क्या हो जाता है? अमर बेल होती है। तो अमर बेल क्या करती है? उसी पादप से भोजन ग्रहण कर लेती है और धीरे धीरे उसी पादप को क्या कर देती है? सुखा देती है। तो कैसा एग्जाम्पल है? परजीवी का। अमर बेल को तो लाभ मिल रहा है लेकिन उस पादप को हानि। जिसमें एक व्यक्ति को लाभ हो और एक को हानि हो, कैसा होता है? आपका परजीविता का। इसके अलावा मृतोपजीवी क्या होते हैं? जो मृत पदार्थ पे अपना रहते हैं। जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें मृत पदार्थों पर अपना जिंदा रहते हैं, उसी का अपघटन करते रहते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। एक होता है आपका सहजीवी। सहजीवी क्या होता है? 2 जीव हों लेकिन दोनों को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहजीविता। सहजीविता का सरल एग्जाम्पल समझिए, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक भैंस है, भैंस के पीठ पर बगुला बैठा हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है? दोनों को लाभ हो रहा है।
भैंस को जो उसके पीठ पर अवांछनीय कीट होते हैं उनसे मुक्ति मिल रही है, और बगलों को क्या हो रहा है, भोजन मिल रहा है। तो किसका एग्जाम्पल है, सहजीविता का। अब हम साइंस की लैंग्वेज में समझें तो लाइकेन जो होता है, लाइकेन आपका सहजीविता का एग्जाम्पल होता है। लाइकेन किससे बनता है, कवक और शैवाल से। कवक और शैवाल का जो रिलेशन होता है, कवक और शैवाल के रिलेशन से क्या बनता है, लाइकेन। कवक क्या होता है, कवक अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाता। शैवाल अपने भोजन का तो निर्माण कर लेती है, लेकिन शैवाल को रहने के लिए कुछ स्थान चाहिए, तो कवक के साथ रहती है, और कवक भोजन नहीं बना पाता तो कवक को भोजन दे देती है। तो लाइकेन आपका किसका एग्जाम्पल है, सहजीविता का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसके अच्छा आप बताइएगा, जो हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है, आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है, समुद्री उत्पादों से। लेकिन मुख्य रूप से किससे होती है, तो आपका एक शैवाल होता है, लिम्नेरिया शैवाल से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा नामक रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, अच्छा आयोडीन, इसका आयोडीन का उदाहरण अगर पूछेगा स्रोत क्या होता है, तो अदरक में कुछ मात्रा में आयोडीन पाई जाती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अदरक आपकी क्या होती है, पीड़ानाशी के रूप में भी अदरक का प्रयोग करते हैं। जितने भी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में समझिए, 9 से 10 तक की एनसीईआरटी में भी अगर इस टॉपिक से कोई पॉइंट दिया है तो मैं उन सारे पॉइंट्स को कवर कर रही हूँ। जो पॉइंट लिखे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा जो पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट के नोट्स बनाइएगा और 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा, जब तक आपको सारे पॉइंट रट ना जाए। ओके, अब आगे देखते हैं, शैवाल और कवक से मिलकर क्या बना है, लाइकेन। लाइकेन किसका है, कवक और शैवाल का। किसका उदाहरण है, आपका सहजीविता का उदाहरण है। जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो वायु लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। लाइकेन क्या करते हैं, तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, और मुख्य रूप से किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक होते हैं, कौन, लाइकेन। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, हमारे कुछ पादप के क्या होते हैं, आर्थिक महत्व होते हैं। जैसे हमारे साइकस, साइकस के तनु में जो स्टार्च मंड पाए जाते हैं, इससे हम क्या बनाते हैं, साबूदाना। हम बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं ना, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना की खीर, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। तो साबूदाना बनते कैसे, साइकस के तनु में जो स्टार्च पाए जाते हैं उससे हम साबूदाना का निर्माण करते हैं। तारपीन का तेल हमें मिलता है चीड़ के पेड़ से। चमड़ा तथा स्याही बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टैनिन। टैनिन का प्रयोग करते हैं चमड़ा तथा स्याही के निर्माण में। अच्छा बताइए, चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, कानपुर। कानपुर आपका चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, दलहन अनुसंधान केंद्र आपके कानपुर में स्थित है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी आपके कानपुर में स्थित है। दिव्यांग अनुसंधान केंद्र भी आपके कानपुर में स्थित है। कानपुर को कहाँ का मैनचेस्टर बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, कोयम्बटूर को, ध्यान रखिएगा। अब बताइए मैनचेस्टर क्यों बोलते हैं, मैनचेस्टर शहर क्या है, कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और मैनचेस्टर शहर है कहाँ पे, तो मैनचेस्टर शहर है आपके इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा। और कपास का उत्पादन किस समय में होता है, मुख्य रूप से काली मृदा में कपास का उत्पादन होता है। बीटी कपास क्या है, कपास की ही एक ट्रांसजेनिक प्रजाति है, कौन, बीटी कपास, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं रेजिन, शंकु से निकालकर पेंट, रेजिन का प्रयोग किस में करते हैं, रेजिन को हम क्या कर देते हैं, जो पेंट, वर्निश, पॉलिश बनाने में हम रेजिन का प्रयोग करते हैं। ये सारे पॉइंट को रट लीजिएगा। अब हम अनावृत बीजी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ लेते हैं आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म के बारे में। आवृत बीजी पादप में क्या होता है, बीज में फल के अंदर पाए जाते हैं। इसके जो बीज होते हैं, आवृत बीजी में इसके जो भी बीज होंगे, जो सीड्स होंगे, फल के अंदर पाए जाएंगे। अच्छा बताइए कौन कौन से फल होते हैं जिसमें सीड्स उसके अंदर पाए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसके अलावा ये जड़ में पत्ती, फूल, फल, व्हील सभी भाग क्या होते हैं, विकसित होते हैं। जिस फल का निर्माण किससे होता है, उसके अंडाशय के द्वारा होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, उसको हम सत्य फल बोलते हैं। और जिसका नहीं होता उसे असत फल बोलते हैं। तो फॉल्स फ्रूट कौन होता है, जो आपका सेब होता है, सेब को हम क्या बोलते हैं, असत फल या फिर फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सेब में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। एसिड से भी क्वेश्चन पूछता है, कुछ लिख लीजिए। जैसे आपका सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। जैसे आपका दही, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। बर्रैया ततैया काट देती है तो कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्लियर हो गया।
इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टारट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। गाजर का जो हमारा मीठापन होता है किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तीनों के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। दूध में हमारी कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में हमारी लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में हमारी केसीन प्रोटीन पाई जाती है। केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। क्लियर? और दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा करते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। दूध को संतुलित आहार बोलते हैं, इसीलिए हम 6 माह तक के बच्चों को सिर्फ माँ का दूध देते हैं। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? दूध में सिर्फ विटामिन सी और आयरन 2 चीज़ें नहीं पाई जाती, इसके अलावा दूध में सभी चीज़ें पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? अब हम आगे देखते हैं। जो हमारे आवृत बीज होते हैं इनको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक होता है हमारा एकबीजपत्री, एक होता है हमारा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में जैसे आपका लहसुन, प्याज, ये सब क्या होते हैं? एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। नारियल, खजूर, ताल, इन्हें पालमी के अंतर्गत आते हैं। और द्विबीजपत्री के अंतर्गत जैसे सरसों, शलजम, मूली, सेब, बादाम, नाशपाती, कपास, गुड़हल, भिंडी, ये सब क्या होते हैं? आपके द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पादप के हम किन किन भागों का प्रयोग खाने के लिए करते हैं? तो पादप के देखिए हम पत्ती का प्रयोग खाने के लिए करते हैं, जैसे सरसों की पत्ती, पालक की पत्ती, इन सब का प्रयोग करते हैं, खाने के लिए करते हैं। बीज का प्रयोग करते हैं हम खाने के लिए, जैसे मूंगफली के दाने हो गए, आपके सरसों के दानों का हम तेल निकाल के यूज करते हैं। इसके अलावा फूल का भी प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में क्या होता है? सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। यूपी में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है, आपके एनसीईआरटी का फैक्ट है। और जैसे केरल के फूल की सब्जी कहाँ पे खाई, केला के फूल की सब्जी मुख्य रूप से कहाँ पे खाई जाती है? आपके केरला में। क्लियर हो क्या? सारे पॉइंट रट लीजिए। अभी और भी सारे पॉइंट, जैसे लिंगूफेन कहाँ पे खाया जाता है, सांप की डिश होती है कहाँ पे खाते हैं, नारियल के तेल की बनी हुई मछली कहाँ पे खाते हैं, सरसों के तेल की बनी हुई मछली कहाँ पे खाते हैं, टेपियोको को कहाँ पे खाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि थक गए, बहुत थकान हो रही होगी, कोई बात नहीं, आप सब मेहनत करिए। इसीलिए मैं पूरी क्लास को एक साथ ही रिकॉर्ड करूँ कुछ भी, ताकि आप अगर एक साथ पढ़ रहे तो मेरी भी मॉरलिटी बनती है, नैतिकता बनती है कि मैं भी एक साथ ही आपको पढ़ाऊँ। अब तो सिर्फ लिख रहे होंगे, मैं बोल भी रही हूँ, बस अच्छे से पढ़ते जाइए। क्लियर हो गया? अब हम पादप के आकार के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। जो पादप की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, किन किन पार्ट में हम पादप को डिवाइड करते हैं। जैसे हमने पादप को डिवाइड किया जड़ में, तना में, पत्ती में, पुष्प में, फल में, ये सारे पादप के खाने योग्य भाग होते हैं। ध्यान रखिएगा। कुछ पादप की हम जड़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे शकरकंद क्या होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बहुत सारे पादप के हम तने का प्रयोग करते हैं किसी ना किसी यूज में, पत्तियों का प्रयोग करते हैं, कुछ का हम पुष्प करते हैं, कुछ का फल करते हैं। जड़ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होती है आपकी मूसला जड़, जिसे हम टैप रूट बोलते हैं। एक होती है अपस्थानिक चरण, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा आप बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, अभी आपने पढ़ी हैं लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिए। जाइलम और फ्लोएम का अभाव किसमें पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कोई भी संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं? एक प्रकार के ऊतक होते हैं। पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का पूर्ण रूप से विकास होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजीय जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा कौन सा? सिकोया सेंटरपीस वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पादप है। साइकस क्या होता है? साइकस से हम क्या बनाते हैं? साइकस के जो स्टार्च होता है, मंड्स होता है, उससे हम क्या करते हैं? साबूदाना का निर्माण करते हैं। चीड़ का जो तारपीन का तेल होता है, किससे बनाते हैं? चीड़ के पेड़ से हम तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं। टैनिन के द्वारा हम इंक स्याही का निर्माण करते हैं। जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या होते हैं? एक बीजपत्री के उदाहरण होते हैं। जैसे घनकंद होता है, ये बंडा बंडा क्या होता है? आपके घनकंद का उदाहरण होता है। कुंभी रूप में जो जड़ें पाई जाती हैं, जैसे कुंभ का आकार बना लेती हैं, ऐसी जड़ें किसमें पाई जाती हैं? चुकंदर में। चुकंदर में क्या होता है? कुंभी रूपी जड़ें पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। शंकु रूपी जड़ें किसमें पाई जाती हैं? ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मूली में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, गाजर में किस प्रकार की पाई जाती है।
ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछते हैं। अब चलिए हम जड़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो क्या होता है, मूलांकुर से विकसित होता है। मूलांकुर, मूलांकुर क्या होता है, अंकुर। जैसे आप कैसे चना ले लेते हैं, चना को क्या कर देते हैं, 1-2 दिन के लिए पानी में डुबो दे, उसको फिर कॉटन के कपड़े में लपेटते हैं। देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, उसका एक मूलांकुर विकसित हो जाता है। मूलांकुर से विकास किसका होता है, जड़ का, रूट का विकास होता है। इसके अलावा जो हमारे अंकुरित बीज होते हैं, अंकुरित बीज हमारे लिए क्यों खाने के लिए अच्छे होते हैं। एक तो आपके जो अंकुरित अनाज होते हैं इनमें विटामिन के भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंकुरित अनाज में जो होता है ये पाचन में हेल्पफुल होते हैं। तो कई बार देखते हैं ना, जब व्यक्ति बीमार होता है उसका डाइजेशन कम अच्छा होता है तो कहते हैं ना इसको स्प्राउट दे दो या स्प्राउट से खिचड़ी बना कर दे दो, क्योंकि ये पाचन में सहायक होता है, ध्यान रखिएगा। अब जड़ क्या होता है, इसका जो होता है प्रकाश से दूर भूमि में गति करता है। जैसे पादप है, पादप ऐसे गति कर रहे तो जड़ें कैसे करती हैं, सूर्य के प्रकाश के विपरीत। ये आपका सूर्य का प्रकाश है, लेकिन जड़ें कैसे करती हैं, सूर्य के प्रकाश के विपरीत में गति करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कई बार आते हुए पॉइंट हम क्या करते हैं, माइनर मिस्टेक्स के लिए मिस्टेक्स कर देते हैं। इसके अलावा हम जड़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शंकुरूप जड़ें क्या होती हैं, जैसे आपकी शंकुरूप जड़ें गाजर में पाई जाती है शंकु आकार में, तो इन्हें क्या बोलते हैं, गाजर में पाई जाने वाली जड़ें शंकुरूप जड़ें होती हैं। सलजम चुकंदर में कुंभी रूप जड़ें होती है। जैसे मूली में आपकी तरकु रूप जड़ें होती है, और सारी जड़ें मूसला जड़ के अंतर्गत आती हैं। इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको तैयार होना चाहिए। अब हम आगे और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि तना क्या होता है, तना पादप का प्ररोह तंत्र होता है। प्ररोह तंत्र ये प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। जैसे ये हमारा प्लांट है तो इसमें ये पार्ट जो होता है तना, ये हमारे क्या करता है, प्रकाश की ओर गति करता है। ड्राइंग ऐसे ही आप लोग समझ लीजिएगा, ओके। ये प्रकाश की ओर गति करता है। कुछ हमारे ऐसे पादप भी होते हैं जिनका तना प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। जैसे रेगिस्तान के, मरुस्थलीय स्थान के जो पादप होते हैं, जैसे आपका कैक्टस वगैरह का तना भी प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ये विकसित किससे होता है, यह मूलांकुर के स्थान पर प्रांकुर से विकसित होता है। जैसे जड़ किससे विकास हो रही थी, मूलांकुर से, लेकिन इसका विकास किससे होता है, प्रांकुर से होता है। इसके कुछ उदाहरण ध्यान रखिएगा, जैसे आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, बंडा, केसर, ये सब क्या है, तना के उदाहरण है। लेकिन तना को भी हम डिफरेंट टाइम में बात करते हैं। कंद क्या होता है, प्रकंद क्या होता है, सलकंद, घनकंद, इनके इंग्लिश नाम भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आलू, आलू आपके टबर का एग्जाम्पल होता है कंद का। अदरक, हल्दी, ये राइजोम का उदाहरण होते हैं जो मतलब प्रकंद के अंतर्गत आता है। प्याज, बल्ब सलकंद के अंतर्गत आता है। बंडा केसर घनकंद के अंतर्गत आता है। तो सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट आपको लग रहा हो, नहीं याद हो रहा है, तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 से 3 बार याद करिएगा, ओके। इसके अलावा मैं एनसीईआरटी के शॉर्ट्स वीडियो डाल रही हूँ ताकि वो सारे पॉइंट आप रट जाएँ, उनको ज़रूर देखते जाइएगा। इसके अलावा अभी जो केवीएस का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हुई थी, आपकी एनसीईआरटी से उठाकर डाली गई थी, तो वो सारी चीज़ों को भी मैं कवर कर रही हूँ, तो उन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ओके। मैथ का मैंने 2 या 3 वीडियो आ चुके हैं, 1-2 वीडियो और आएंगे, उसमें मैंने पूरी मैथ एनसीईआरटी को कवर किया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं या किस टॉपिक के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, आप देख लीजिएगा, ओके। बाकी हम डिस्कस करते हैं पत्तियों के बारे में। यह मुख्यतः हरे रंग की होती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाना। पत्तियां क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। और कुछ पत्तियां क्या होती हैं, आपके कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिन्हें हम पड़सो, लीफ स्पाइन के नाम से जानते हैं। जैसे नागफनी, नागफनी की पत्तियां क्या होती हैं, बाद में कांटों के रूप में निभाती। जैसे ये आपकी कोई पत्ती है तो इस पत्ती में जो होता है किनारे का भाग क्या होता है, स्टोमेटा, छिद्र पाए जाते हैं। और पत्तियां आपके वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक होती हैं, ध्यान रखिएगा। और कुछ पत्तियां आपके कांटों में चेंज हो जाती हैं, जैसे आपकी नागफनी की होती है, या जैसे आपके रेगिस्तानों में वहाँ भी पत्तियां क्या होती है, कांटोनुमा संरचना। अब ये कांटोनुमा संरचना बनाती क्यों है, ताकि इनकी जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो कम हो जाए। जैसे हमको पता है रेगिस्तान वगैरह में तो पादप वैसे भी बहुत
जल कम पाया जाता है। अगर उनका वाष्पोत्सर्जन ही होता रहेगा तो जो उनके पास है इसलिए वो कांटों में परावर्तित हो जाती हैं, जिसके वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो सके। क्लियर हो क्या? अब हम फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लावर्स किसी भी पुष्प का जनन अंग होता है। जिस पुष्प में बादल, पुमंग, छायांग उपस्थित होते हैं उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। अब जैसे पुमंग क्या होता है? पुमंग या पुंकेसर ये आपका नर जायांग होता है। जायांग या स्त्री केसर मादा चरणांग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जिससे लौंग क्या होती है? लौंग आपकी कली होती है। और मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं? केरल को। अच्छा, सबसे पहले बताइए वास्को डिगामा कहाँ पे आया था? वास्को डिगामा केरल के काली तट पर आया था। यहाँ पे इसने किसका व्यापार किया था? मसालों में। मसालों में मुख्य रूप से किसका किया था? काली मिर्च का। काली मिर्च का व्यापार किया तो 600 गुना से ज़्यादा मुनाफा कमा कर गया था। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके जीएस एग्जाम क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। मसालों की रानी किसको बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटनी वॉन लिवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। कैसे? इन्होंने क्या किया था? आपका लिविंग जीवाणु की खोज की थी, सजीव बैक्टीरिया की खोज की थी। जो आपका मृत डेड जीवाणु की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसलिए रॉबर्ट हुक को हम क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक बोलते हैं हम लिवेनहॉक को। लेकिन पहली मृत कोशिका की खोज की थी आपके जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इस बात को ध्यान रखिएगा। जीवाणु विज्ञान का जनक किससे बोलते हैं? एंटनी वॉन लिवेनहॉक को। इन्होंने किसमें खोज की थी? जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ में जो थोड़ा सा आप कभी देखेंगे ऐसे खुरच के देखिएगा तो हल्का पीला पीला पदार्थ दिखता है ना, इसी पदार्थ में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। जीवाणु कैसे होते हैं? जीवाणु आपके एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और कैसी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है कि यूकैरियोटिक कोशिका? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का तात्पर्य क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का तात्पर्य उस कोशिका से होता है जिसमें सभी कोशिका बिना किसी आवरण से ढके होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत उसके सभी आवरण एक कोशिकांग से ढके होते हैं। क्लियर? दही किस जीवाणु के कारण जमती है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही क्या होते हैं? जमते। दूध से दही का निर्माण किस प्रोसेस होता है? किण्वन की प्रोसेस से होता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। यही लैक्टोबैक्टरीरिया बैक्टीरिया के कारण लैक्टोज शर्करा क्या होती है? लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है। इसी कारण दूध से दही का निर्माण हो जाता है। क्लियर? सिरका किसके किण्वन से प्राप्त होता है? शर्करा या गन्ने के रस के किण्वन से हमें सिरका प्राप्त होता है। सिरका का रासायनिक नाम जो आपका विनेगर होता है, विनेगर का केमिकल नेम क्या होता है? एस्टिक एसिड होता है। पनीर बनाने में कौन सा सहायक होता है? बैक्टीरिया। जीवाणु पनीर बनाने में हेल्पफुल होता है। कवक कैसे होती है? कवक आपकी बहुकोशिका होती है। कवक का उपयोग हम मुख्य रूप से जो हमारा बेकरी फॉर्म होता है, खमीर ईस्ट का प्रयोग किसमें करते हैं? बेकरी वगैरह में करते हैं। जैसे हम जलेबी वगैरह बनाते हैं, इसमें भी हम ईस्ट खमीर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो क्या? अच्छा बताइएगा, कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो कवक का अध्ययन हम करते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे 2019 में जो कोविड का पैंडेमिक आया था, उसका वायरस कौन सा होता है? सार्स आपका वायरस होता है। ठीक है, डेल्टा, कप्पा, ये सब क्या होता है? उसके वेरिएंट के नाम है, ये गलत नहीं करना। वायरस कौन सा? सार्स वायरस था। डेल्टा हो गया, कप्पा हो गया, बीटा हो गया, ये सब वेरिएंट के नाम है, ध्यान रखिएगा। कवक का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? माइकोलॉजी के अंतर्गत। शैवाल का अध्ययन किसमें हम करते हैं? फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? शैवाल का अध्ययन करते हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इसको कुछ टिक्स से याद कर लीजिए। शैवाल, शैवाल को पास अपने रहने का घर नहीं था ना, तभी तो उसने कवक के साथ अपना घर बसाया था, सजीवता गई थी, मतलब सब इसे फेंक देते। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। हमारे यहाँ पे जब कोविड आया था तो कितने सारे कवक आ गए थे ना, आपने देखा था ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, पता नहीं कितने प्रकार के फंगस आ रहे थे। मतलब कवकों ने क्या कर लिया था? इंडिया को अपना माइका समझ लिया था। तो कवक का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत। शैवाल को सब फेंक देते हैं तो शैवाल का अंतर्गत करते हैं फाइकोलॉजी। अच्छा, शैवाल आप सब ने देखी होगी, जैसे कुछ आपने तालाब वगैरह देखा होगा, उसमें एकदम हरी हरी एक परत पाई जाती है, जैसे कई जगह पे हम क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। यही आपकी शैवाल होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम फल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ू, जितने पॉइंट बन सकते हैं आपके 12th स्टैंडर्ड तक का लेवल ध्यान रख के। सिर्फ आपके थीम में क्या टॉपिक है, आपकी 9th की बुक में क्या दिया हुआ है, आपकी 10th में क्या दिया हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन बच सकते हैं वो सारे पॉइंट मैंने शामिल किए हैं।
ओके, इस पूरे पॉइंट को तैयार कर लीजिए, सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। फल क्या होता है? जो परिपक्व अंडाशय से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? फल। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय होता है। जिस फल के बनने में उसका केवल अंडाशय यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सत्य फल। जैसे आपका मटर हो गया, आम हो गया, मटर का, आम का, इन सब का निर्माण कैसे होता है? इन सब का निर्माण होता है पुष्प के अंडाशय से। तो जिस फल का निर्माण अंडाशय से होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट बोलेंगे, मतलब सत्य फल बोलेंगे। और जिस फल का निर्माण उसके अंडाशय से नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? असत्य फल बोलेंगे। जैसे आपका सेब होता है, नाशपाती होता है, ये सब क्या होते हैं? असत्य फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। और जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा इसमें क्या होता है? पुष्पासन, बादल भाग लेते हैं उसे हम असत फल, सेब, नाशपाती। अब कुछ फल के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? जैसे आम। आम में हम क्या खाते हैं? बीज खाते हैं कि बाहर का छिकला खाते हैं? नहीं, हम आम में क्या करते हैं? मध्य फल भित्ति को खाते हैं। टमाटर में फल भित्ति और बीज अंडासन को खाते हैं। टमाटर के बीज भी खा लेते हैं, उसके फल भित्ति को भी खाते हैं। सेब में मांसफल पुष्पासन। सेब में अंडाशय तो होता नहीं, तो मांसल रूप से जो पुष्पासन क्या होता है उसी को हम खाते हैं। लीची में एरिल को खाते हैं। सिंघाड़ा में हम क्या करते हैं? उसके बीज को खाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं, जैसे कटहल होता है। कटहल क्या होता है? एक प्रकार परिधल पुष्प व उसके बीज, इन दोनों का प्रयोग करते हैं। अंगूर में फल भित्ति और बीज अंडासन दोनों को खाते हैं। नारियल में भ्रूण और भूण कोश, भूण बीज। नारियल का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, रट लीजिएगा, क्योंकि नारियल का उल्लेख आपके एनसीईआरटी में भी है। केरल के लोग नारियल और टेपियोका खाना बहुत पसंद करते हैं, ध्यान रखिएगा। नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ पे खाते हैं? गोवा में। और सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ पे खाते हैं? पंजाब में। अब गोवा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लीजिए। गोवा हर घर जल वाला पहला राज्य भी गोवा है। और हर घर जल कब का लक्ष्य? 2024 तक इन लक्ष्य को पूरा करना है। अभी कुछ टाइम पहले गोवा में हमने क्या किया था? सिग्मो महोत्सव भी मनाया था। और इसके अलावा रेबीज मुक्त राज्य भी कौन है? गोवा। रेबीज को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। इसमें व्यक्ति को क्या होता है? पानी से डर लगने लगता है, इसलिए रेबीज मुक्त राज्य आपका पूछेगा गोवा। इसके अलावा गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और पणजी में हमने जीएसटी संग्रहालय खोला है। जीएसटी का संग्रहालय का नाम क्या है? धरोहर। और जीएसटी आपका क्या है? जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी बनाया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने नंबर? उससे 8 नंबर होते हैं। जीएसटी के स्लैब क्या है? 5, 12, 18, 28, ये 4 स्लैब हैं जो जीएसटी की है। वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बताइएगा, भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और सर्वाधिक बार किसने किया है? हमारे भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। बजट शब्द का शाब्दिक तात्पर्य क्या होता है? बजट शब्द का शाब्दिक तात्पर्य होता है चमड़े का थैला। लेकिन हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट को क्या किया था? पहले बैग को हम क्या करते थे? काले बैग में लेके आते थे चमड़े के, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया था? लाल मखमल के कपड़ा में लेके आए थे। जो हमारी भारतीय संस्कृति में लाल मखमल के कपड़ा में हम अपने बही खाता को रखते थे, उसी प्रकार इन्होंने बजट को भी लेकर आई थी। क्लियर हो गया? अब इसके अभी तक हम क्या करते थे? अपना रेल बजट को अलग जारी करते थे, लेकिन अब इस बार हमने विवेक देवराय समिति की अनुशंसा में रेल बजट और आम बजट को एक साथ मिला दिया था। और एकवर्थ समिति की अनुशंसा में रेल बजट को हमने आम बजट से अलग किया था। अच्छा, अभी हाल ही में राजस्थान ने क्या किया है? अपना कृषि बजट को अलग से जारी किया है। बहुत सारे मैं आपको करंट के क्वेश्चन भी बता रही हूँ, इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए, एमपी को हम क्या बोलते हैं? एमपी को हम टाइगर स्टेट के नाम से बोलते हैं। एमपी को हम भारत का इथोपिया भी बोलते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट हमने कब स्टार्ट किया था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। 1972 में पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। क्लियर हो गया? इसके अलावा 1992 में हमने हाथी परियोजना को स्टार्ट किया था, ध्यान रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 1986 में पर्यावरण संरक्षण की नीति आई थी।
ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास है, हर एक पॉइंट आपको रटे होने चाहिए। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। मैं बीच बीच में आपको अदर टॉपिक के पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फ्रेश फील हो जाए। सारे एक साथ पढ़ते पढ़ते तब आपको हो सकता है बोरियत महसूस होता है, तो कुछ अलग पॉइंट बता देती हूँ। ये आपके लिए हेल्पफुल भी है और आपका थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है। तो चलिए अब अपने फिर से हम पादप टॉपिक में आते हैं। लौंग और केसर को हम किससे प्राप्त करते हैं? फूल की कली से। लौंग और केसर क्या होता है? हमारे फूलों की कली से प्राप्त होता है। अच्छा बताइए, सबसे अच्छा केसर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में केसर को जीआई टैग भी मिला हुआ है। केसर का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में होता है? करेवा करेवा मृदा में केसर का उत्पादन होता है। सैफरॉन केसर वहाँ का प्रसिद्ध केसर है, ध्यान रखिएगा। जो इत्र होते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं? गुलाब और चमेली के। और इत्र नगरी किसको बोलते हैं? यूपी में कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। गुलाब, चमेली, इन सब पुष्पों का प्रयोग करके हम इत्र का निर्माण करते हैं। भारत में पाए जाने वाला ऐसा वृक्ष जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है, पीपल। पीपल के अलावा तुलसी भी आपकी 24 आवर ऑक्सीजन देती है। लेकिन ये वृक्ष पूछेगा तो हमेशा पीपल लगाना है, क्योंकि तुलसी हमारी क्या होती है? एक प्रकार का पौधा होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। केला किस प्रकार का पौधा है? केला आपका एक प्रकार का साग है। कीट भक्षी पौधे क्या होता है? घटपर्णीय निफेंथिस। निफेंथिस एक प्रकार का कीटाहारी पादप है। ये कहाँ पाया जाता है? तो अगर भारत में पूछेगा तो भारत में मेघालय में पाया जाता है। कौन सा? निफेंथिस। वैसे कहाँ पे पाया जाता है? वैसे आपके ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये पादप क्या करता है? कुछ कीड़े मकोड़ों का भक्षण कर लेता है। इसका कैसे? एक मुंह घड़े जैसा होता है और ये एक विशेष प्रकार की खुशबू निकालता है। जैसे ये कीट आया, इसके यहाँ बैठ जाता है तो ये क्या करता है? अपना मुंह बंद कर लेता है और उसी के अंदर फंस जाता है, मर जाता है। तो आप बताइए कीट का भक्षण क्यों करता है? क्यों? क्योंकि ये पादप मांसाहारी नहीं। ये क्या कर देते हैं? अपने कुछ पोषक तत्व, मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कीटों का भक्षण करता है। कौन सा? निफेंथिस या कीटाहारी पादप, जिसे हम घटपर्णी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है? यह मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? दलहनी पादप की जड़ों में पाया जाता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेगिस्तानी ओक क्या होता है? रेगिस्तानी ओक कहाँ पे पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाए जाते हैं और रेगिस्तान क्षेत्रों में। जड़ी बूटियों की रानी किस पादप को बोलते हैं? तुलसी को। जंतु विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? हम अरस्तु को बोलते हैं। पादप विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? थियोफ्रास्टस को बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्मे ने। और जो हमारे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसने किया था? कॉर्लैंड स्टीनर ने। इन्होंने ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के बताए थे? 4 प्रकार के। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है ओ। जो ए बी होता है ये आपका सार्वत्रिक ग्राही होता है, मतलब किसी से भी ब्लड ले सकता है। ओ क्या होता है? सार्वत्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी फिर क्या होता है? ऑरेंज फैक्टर की पॉजिटिव होते हैं, ऑरेंज फैक्टर पाए जाते हैं। ऑरेंज फैक्टर की सर्वप्रथम खोज किसमें की गई थी? रीसस नामक मंकी में ऑरेंज फैक्टर की खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका? डेड कोशिका की। लिविंग कोशिका की खोज किसने की थी? आपके एंटनी हॉल लिविंग ने की थी। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे ब्लड में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल पाई जाती हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, इसका निर्माण होता है पीत अस्थि मज्जा, मतलब बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। क्लियर हो गया? आरबीसी कैसे होती है? आपकी केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन। आरबीसी के कब्र किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है? डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यून सिस्टम की रक्षा करती हैं, जिसमें इसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं। जो आपका एड्स होता है, एड्स बीमारी में व्यक्ति की T4 लिम्फोसाइट नष्ट होने लगती हैं। तो इसलिए एड्स में जिसको हो जाता है धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र को जो मजबूत करती हैं वही नष्ट होने लगती हैं। अच्छा, एड्स का वायरस का नाम क्या होता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा बताइए, तंबाकू का जो संस्थान है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। शिमला अनुसंधान के
कहाँ पे स्थित है? जो आपका आलू अनुसंधान केंद्र है, आलू अनुसंधान केंद्र आपके शिमला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र आपके कटक उड़ीसा में, और कटक उड़ीसा में ही आपके सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में स्थित है। मनीला फिलीपींस में ही क्या बोलते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड बोलते हैं। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल। पहले भारतीय जिन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता था विनोबा भावे। विनोबा भावे का संबंध किससे? भूदान आंदोलन से। क्लियर हो गया? इस क्लास को देखिए, आप ईवीएस में तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इसके साथ साथ आप जीके में भी अच्छा स्कोर करेंगे। जीके की करंट अफेयर की एक मैं अलग से मैराथन ले लूँगी, उसको देख कर जाइएगा। वहाँ मुश्किल 1 घंटे की ही क्लास होगी वो वाली, उसको देखिएगा, आप आराम से 5 से 6 नंबर स्कोर कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं करंट उसकी कंप्यूटर की भी एक मैराथन ले लूँगी, उसको देख लेंगे तो आप 3 से 4 नंबर आसानी से स्कोर कर पाएंगे। और अभी इस टाइम पे आप कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस जीव के रक्त का रंग लाल नहीं होता? जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच के रक्त का रंग लाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, आरबीसी नहीं पाई जाती। हृदय कितने चैम्बर में डिवाइड होते हैं? ह्यूमन हेड आपके 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपका सिकोया। सिकोया क्या होता है? संसार में सबसे लंबा वृक्ष होता है। कौन सा? सिकोया होता है। आर्किड, आर्किड क्या होता है? सबसे छोटा बीज होता है। रेफ्लेसिया ओर्नाइड सबसे बड़ा पुष्प है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? सबसे छोटा पुष्प होता है वोल्फिया। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे इस टाइम के आप सीटेट का एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस की पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन अलग से आ रहे हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया गया है, और आपके केवीएस के एग्जाम में भी यही करेगा। सिर्फ वो जो थीम दिए उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उससे जुड़े एनसीईआरटी में और क्या फैक्ट है उनसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सारे पॉइंट को समझ लीजिएगा। ओके, कॉफ़ी या अरेबिका क्या होता है? कॉफ़ी देने वाला पादप होता है। और कॉफ़ी में क्या होता है? कॉफ़ी में आपकी कैफीन पाई जाती है। अच्छा, ब्राज़ील में जो कॉफ़ी की खेती होती है, ब्राज़ील आपका कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान में आता है। और ब्राज़ील में हम जो कॉफ़ी की कृषि करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? फजेंटा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरोइन अफीम किससे प्राप्त होती है? पोस्ता नामक पादप से प्राप्त होती है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर के पौधों को वार्तिकाग्र, केसर जो पादप होते हैं जम्मू कश्मीर में कौन सा करेवा मृदा में पाए जाते हैं, तो इसका जो वार्तिकाग्र होता है इसी को हम प्रयोग में लाते हैं, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका पीचिस, पेचिस एक रोग होता है, किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सब क्या होते हैं? प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। स्पाइंजिला, साइकॉन, पोरीफोरा संघ के अंतर्गत ये सारे पॉइंट आते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा हम कुछ और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वनस्पति विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं। पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। और कौन सा लवक पाया जाता है? हरित लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक के कारण रंग, मतलब कोई भी कलर होगा, जैसे बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं ना, उनमें कलर होते हैं, किसके कारण? वर्णी लवक। अवर्णी लवक के कारण कोई भी रंग नहीं होगा, और हरित लवक के कारण हरा रंग होगा। अगर आपने ये सारी चीज़ें पहली बार पढ़ा है, हो सकता है चीज़ें प्रॉपर नहीं आए, क्योंकि सारी रिवीजन क्लास है, मैंने थोड़ी सी स्पीड वैसे कम रखी है, लेकिन हो सकता है कि आपको लगे। कोई बात नहीं, आप 2 से 3 बार, जब तक आप रट ना ले तब तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और हो सके तो अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके, पौधों द्वारा भोजन प्रणाली की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस रंग में होता है? सर्वाधिक होते हैं आपका लाल रंग में, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस में होता है? बैंगनी रंग में। आपको पता ही होगा ना विबग्योर का फार्मूला, सर्वाधिक विक्षेपण किस में होता है, सर्वाधिक कम किस में होता है। इसीलिए हमारे जो सिग्नल वगैरह कलर होते हैं रेड बनाते हैं, क्योंकि दूर से दिखाई पड़ जाते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा पादप के प्रजनन अंग क्या होते हैं? जो पुष्प होता है पादप का प्रजनन अंग होता है। नर भाग क्या होता है? पुंकेसर होता है या पुमंग होता है। और स्त्री क्या होता है? स्त्री केसर या फिर आपका क्या होता है? चायांग होता है। क्लियर हो गया? चमगादड़ में किस प्रकार का परागण होता है? चमगादड़ आपका क्या होता है? स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है।
ये क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है और बच्चे को दूध भी पिलाता है। कौन सा? चमगादड़। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोलिस। जो जल के कारण परागण होते हैं हाइड्रोफोलिस, ये सब किसमें? पर परागण के अंतर्गत आते हैं। पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को ऑर्थोनिसिस। और पक्षियों का अध्ययन किसमें करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मधुमक्खी का अध्ययन किसमें करते हैं? पीसी कल्चर में। पीसी कल्चर में हम क्या करते हैं? मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के कल्चर पूछता रहता है आपके एग्जाम में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अंगूर का अध्ययन किसमें करते हैं? अंगूर का अध्ययन हम करते हैं वीटी कल्चर में। केचुओं के बारे में जो खाद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? फॉर्मी कल्चर के द्वारा। सब्जियों का अध्ययन करते हैं हॉर्टियोलॉजी में। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कोशिका का अध्ययन हम करते हैं साइटोलॉजी में। कोशिका का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? जिससे आपका यकृत, यकृत का अध्ययन करते हैं हिपेटोलॉजी में। हिपेटोलॉजी में हम क्या करते हैं? आपके यकृत का अध्ययन करते हैं। क्लियर? बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका हाइड्रा हो गया, जेली फिश होगा, ये सब सिलेटेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या इस तरीके के केवस के पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, या क्वेश्चन आ सकते हैं। गोल क्रमी, थ्रेड वर्क, ये सब क्या होते हैं? निमिटेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। केचुआ, जोक, नेरिस, एनालिडा संघ के जीव हैं। घोंगा, ऑक्टोपस, मोलस्का संघ के जीव हैं। कीट वर्ग में जैसे आर्थ्रोपोडा संघ एक प्रमुख वर्ग है। जैसे आपके कीट पतंगे आते हैं, सब किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। आदर्श रूप में 3 जोड़ी पाए जाते हैं। किसमें? कीटों में 3 जोड़ी पाए जाते हैं मुख्य रूप से। लेकिन कुछ आपके इसके अलग एग्जाम्पल भी होते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं पूछा। काकरोच के हार्ट में कितने होते हैं? 4 चैम्बर। जबकि ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं? 4 चैम्बर। लेकिन काकरोच के हार्ट में 12 चैम्बर होते हैं। तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, मच्छर आदि आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। तारा मछली, समुद्री ऑर्चिन, समुद्री कीड़ा, ब्रिटिल स्टार, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। मेंढक, सैलेमैंडर सब एम्फीबिया वर्ग के जीव होते हैं। सांप, घड़ियाल, छिपकली, कछुआ सरीसृप के वर्ग के अंतर। सरीसृप मतलब जो सरक कर करते हैं, वो सब क्या होते हैं? आपके सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे आपका शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। यह पूछ सकते हैं सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नीली व्हेल सबसे बड़ा और भारी स्तनी प्राणी होता है। हमिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु होता है। तो इसमें 12th स्टैंडर्ड तक के इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। अभी एनसीईआरटी से जुड़े कुछ और फैक्ट हैं जिसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम भोजन के बारे में, यातायात के बारे में, चीज़ें जो हम करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो 2 यूनिट थे बहुत बड़े यूनिट थे। आगे के यूनिट इतने बड़े नहीं हैं, वो हम आसानी से डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।